आज आइए मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग पुनः एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। संस्कृत व्याकरण की एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा में समान रूप से देखने को मिलता है, संधि प्रकरण, जो मैट्रिक की परीक्षा में एक बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है। आज हम लोग उसी पर चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग मेरे जो बनाए हुए वीडियो उसको देखे होंगे, उससे बहुत कुछ सीख मिली होगी। यदि उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आइए, आज हम लोग संधि प्रकरण के साथ पुनः उपस्थित हुए हैं। कहा गया है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है सपनों में जिनकी जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। हौसले कभी पस्त नहीं होने चाहिए, हौसले कभी कमज़ोर नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का उत्साह नहीं है, जो निरुत्साहित है, वो अपने जीवन में कभी भी लक्ष्य को पा नहीं सकता है। इसीलिए आप तब तक संघर्ष करते रहिए जब तक आपका लक्ष्य आपको प्राप्त न हो जाए। मेरे प्यारे छात्रों, आइए आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले संधि प्रकरण के साथ आज के इस शाम पुनः हम लोग मिलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संधि के विषय में। संधि किसे कहते हैं, संधि किन किन वर्णों के साथ होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संधि की परिभाषा। आप देखते होंगे पाणिनि जी ने कहा परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। वर्णानाम अतिशयितः संहिता संज्ञः स्यात्। पाणिनि जी ने कहा कि दो या दो से अधिक वर्ण जब अत्यंत समीप होते हैं, उन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। इसके लिए परस्पर मेल होना चाहिए। यानी कैसे वर्णों की, तो अत्यंत समीप वर्णों की। अत्यंत समीप वर्णों की परस्पर जो मेल होगा, इसी का नाम होता है संधि। जैसे हम बात करें गण धन ईशः, यदि इन वर्णों को हम देखें तो एक शब्द है गण, दूसरा शब्द है ईशः। यदि गण शब्द का अंतिम वर्ण देखें तो ड़ है, इसमें भी इसका अंतिम वर्ण अ है। हम जानते हैं प्रत्येक व्यंजन वर्ण किसी न किसी स्वर वर्ण के साथ मिल करके तभी उसका उच्चारण हो पाता है। तो ड़ का अंतिम वर्ण होता है अ और ईशा का पहला वर्ण है ई। संधि में हमें ध्यान देना होता है कि संधि हमेशा अत्यंत समीप दो वर्णों की ही होती है। जैसे कि गण शब्द का सबसे अंतिम वर्ण है ड़ का अ और ईशा का पहला वर्ण है ई। ये दोनों वर्ण जब मिलेंगे तो एक नए वर्ण अर्थात ए का निर्माण होगा। इसे ही हम लोग संधि के नाम से जानते हैं। गण धन ईशः की बात की जाए तो ये दोनों शब्द मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, जो बन जाता है गणेशः। इस प्रकार हम देखें कि पहले शब्द का सबसे अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का सबसे पहला वर्ण, यही संधि में अहम भूमिका निभाते हैं। इसी आधार पर संधि के भेद किए गए हैं। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि,
जिसे हम अच संधि के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि, जिसे हम हल संधि के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा है विसर्ग संधि। मुख्यतः यही 3 संधियाँ हमें अभी अध्ययन करनी है। इसके अतिरिक्त कभी कभी परिरूप संधि, पूर्व रूप संधि, ये संधियों की भी चर्चा होती है, लेकिन मुख्यतः हम आज सबसे पहले स्वर संधि के ऊपर भी विचार विमर्श करेंगे। नाम से ही स्पष्ट है कि यदि 2 स्वर वर्ण आपस में मिले, 2 स्वर वर्ण यदि आपस में मिले तो इस प्रकार की संधि को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले नए स्वर वर्ण को हम लोग स्वर संधि के नाम से जानते हैं। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, या ये कहें कि 5 प्रकार की है। पहली संधि है जिसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। दूसरा है गुण संधि। तीसरी संधि है यण संधि। चौथी संधि है वृद्धि संधि एवं 5वां है अयादि स्वर संधि या अयादि संधि। व्याकरण के पुस्तक में इसके क्रम इधर उधर हो सकते हैं। मैंने बहुत सुविधाजनक स्थिति में ये आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि गुण संधि और यण संधि दोनों एक साथ पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं, और वृद्धि संधि और अयादि संधि को एक साथ पढ़ने के इसके पीछे क्या उद्देश्य है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक या ये कह दें कि अपोजिट हो जाते हैं, इसीलिए इनको एक साथ पढ़ना ज़्यादा बेहतर साबित होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले स्वर संधि का जो पहला भेद है। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं दीर्घ स्वर संधि हमें क्या कहता है। दीर्घ संधि का विधायक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। ये सूत्र बताता हमें अकः सवर्णाद अचि पूर्व पर्यो दीर्घ एकादेश स्यात्, अर्थात यदि 2 समान स्वर वर्ण हो तो इनके मिलने से, 2 समान स्वर वर्ण यदि आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से एक दीर्घ स्वर वर्ण का निर्माण होता है। इसे ही हम लोग दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। आप लोग सबसे पहले ये जान रख गए हैं, या यदि कोई बच्चा जो पहले स्वर संधि का वीडियो नहीं देखा है वो जा कर के इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे। स्वर संधि का एक बहुत ही अच्छा वीडियो डाला हुआ है। आप वहाँ से स्वर वर्ण के बारे में बढ़िया से अध्ययन कर लेंगे ताकि स्वर संधि को समझने में आपको कोई परेशानी न हो। अब हम लोग आते हैं कि समान स्वर वर्ण क्या है। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जिन 2 स्वर वर्णों का उच्चारण एक ही स्थान से हो उसे हम लोग समान स्वर वर्ण कहते हैं। और ये समान स्वर वर्ण अ एवं आ, छोटी एवं बड़ी, छोटा ऊ एवं बड़ा ऊ, री एवं बड़ी री है। ये सभी समान स्वर वर्ण है। अर्थात ये कह दे हम अ का समान स्वर वर्ण आ एवं आ का समान स्वर वर्ण अ है, ई का समान स्वर वर्ण बड़ी ई है, और बड़ी ई का समान स्वर वर्ण छोटी ई है। इसी प्रकार इस संधि के कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे हम कह दें
हिम धन आलयः। यदि इस उदाहरण को हम देखते हैं तो सबसे पहले हम वर्ण निर्धारित करेंगे कि इस संधि में कौन कौन वर्ण आपस में मिलने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हिम शब्द का सबसे अंतिम वर्ण म और म में अवस्थित अ है। यदि आलय शब्द की बात करें तो सबसे पहला वर्ण आ है। हम जानते हैं कि संधि में दो ही वर्ण आपस में मिलते हैं और वो होता है पहले शब्द का सबसे अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का सबसे पहला वर्ण। यदि ये दोनों आप निर्धारित कर पा रहे हैं तो संधि को बहुत बेहद तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे। हिम शब्द का अंतिम वर्ण है अ और आलय शब्द का सबसे पहला वर्ण है आ। ये दोनों हम देखेंगे कैसे वर्ण है, तो ये दोनों समान स्वर वर्ण है और जब भी समान स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो एक दीर्घ वर्ण का निर्माण होता है। अब यदि हम इसमें आपसे जाने कि इन दोनों वर्णों में दीर्घ वर्ण कौन है तो आप बेहिचक बताएंगे कि ये दोनों में आ दीर्घ वर्ण है, क्योंकि अ ह्रस्व स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है और आ दीर्घ स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है। इस प्रकार अ और आ के मेल से एक दीर्घ स्वर वर्ण अर्थात आ का निर्माण होता है। यदि हम इन दोनों शब्दों की संधि करने की बात करें तो यदि हम इस म अवस्थित अ को निकाल दें तो म जो है वो हलंत हो जाता है। म का अ और आलय का आ मिलकर के दोनों मिलकर आ वर्ण का निर्माण करते हैं। यदि आ वर्ण को हम निकाल दें तो आलय में केवल लय शब्द बच जाता है। अब आप पूछेंगे कि सर ये आ कहाँ से आ गया, तो आप जानते हैं कि संधि हमेशा दो वर्णों की होती है। ये दोनों वर्ण कौन कौन है, तो म में अ और आलय का आ। जब म से अ को निकालते हैं तो म हलंत होता है, आलय से आ को निकालते हैं तो लय बचता है और अ और आ को मिलाते हैं तो एक नए वर्ण का निर्माण आ होता है। यह वही आ वर्ण है। अब हम जानते हैं कि पाणिनि जी ने कहा कि अझीनम परेण संयोज्यम अचात हीन वर्ण पर स्वर वर्णेन संयोज्यम करोति। अर्थात व्यंजन वर्ण हमेशा स्वर वर्ण से संयोग करते हैं, अर्थात व्यंजन वर्ण स्वर से मिलते हैं। तो म व्यंजन वर्ण है और आगे देखिए तो आ स्वर वर्ण है। तो म यदि आ से मिलता है तो म में आ की मात्रा लग जाती है। तो इस प्रकार देखते हैं हम ही हो जाता है। म आ से मिलता है तो म में आ की मात्रा लगा देंगे और इधर लय है तो इस लय को हम लिख देंगे। इस प्रकार एक नए शब्द का निर्माण हिमालय के रूप में हो जाता है। और यह यदि पूछा जाए कि किस संधि का उदाहरण है तो हम बोलेंगे कि सर ये दीर्घ स्वर संधि है। कैसे कि यहाँ दोनों समान स्वर वर्ण आपस में मिल रहे हैं। जब भी दो समान स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो दीर्घ स्वर वर्ण का निर्माण होता है और यह दीर्घ संधि है। एक अन्य उदाहरण के द्वारा हम इसे और स्पष्ट रूप से देखते हैं। यदि कह दिया जाए नदी धन ईशः, इसको या इस एग्जाम्पल या इस उदाहरण को देखने से स्पष्ट है कि नदी शब्द का सबसे अंतिम वर्ण बड़ी है और ईशा का पहला वर्ण ये भी दोनों बड़ी है। अर्थात नदी का भी सबसे अंतिम वर्ण बड़ी और ईशा का भी सबसे पहला वर्ण बड़ी। यदि हम आपसे पूछे कि ये दोनों कैसे वर्ण है तो आप बोलेंगे सर ये दोनों समान स्वर वर्ण है। कैसे वर्ण है, तो समान स्वर वर्ण है। तो समान स्वर वर्ण जब भी मिलता है तो एक नए दीर्घ वर्ण का निर्माण करता है। अब आप कहेंगे सर दोनों दीर्घ है,
तो ये दोनों दीर्घ है तो भी एक नए दीर्घ वर्ण का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि एक न्याय है, जले वृष्टि थले वृष्टि न्यायेन। इसी न्याय के द्वारा ये दोनों दीर्घ स्वर वर्ण मिलकर के एक नए दीर्घ वर्ण अर्थात बड़ी का निर्माण करेंगे। यदि हम वर्णों का संयोजन कर दें तो यह वर्ण ऐसे इस प्रकार हो जाएंगे। यदि द से बड़ी की मात्रा को निकाल दें तो द हलंत हो जाएगा, और नदी की बड़ी और ईशह का बड़ी दोनों मिलकर के एक बड़ी ई का निर्माण करेंगे। इधर हम देखते हैं कि केवल शह बचता है। पुनः इसी तरह यह ई आप पूछेंगे कहाँ से आया, तो ये दोनों नदी का अंतिम वर्ण बड़ी और ईशह का पहला वर्ण बड़ी दोनों के मिलने से बड़ी का निर्माण होता है, और यही ई यहाँ आ गया। अब हम पुनः व्यंजन वर्ण को स्वर से मिलाने का काम करेंगे। यहाँ पर द व्यंजन वर्ण और ई स्वर वर्ण, द को ई से मिला देंगे तो द में बड़ी की मात्रा लग जाएगी। न पहले से दिख ही रहा है तो न हो जाएगा, द में बड़ी की मात्रा लगी दी हो गया, और शह को लगा देंगे नदी सह बन जाता है। पूछा जाए कि यह किस संधि का उदाहरण है, तो हम बोलेंगे दीर्घ स्वर संधि। क्यों? कि ये दोनों समान स्वर वर्ण आपस में मिले हैं। एक अन्य उदाहरण देखते हैं, भानुधन उदयः। यदि इस शब्दों की बात की जाए तो भानु का सबसे अंतिम स्वर वर्ण है छोटा ऊ, और उदय का पहला वर्ण है छोटा ऊ। ये दोनों समान स्वर वर्ण है। कैसे स्वर वर्ण? तो समान स्वर वर्ण, समान स्वर वर्ण मिलने से एक नए दीर्घ वर्ण का निर्माण होगा। दो जब छोटा ऊ मिलेगा तो एक बड़ा ऊ का निर्माण हो जाएगा। अब यदि हम वर्ण संयोजन कर दें तो भ में आ की मात्रा है, न में से ऊ को निकालेंगे तो न आधा होता है, और न का छोटा ऊ और उदय का छोटा ऊ दोनों मिलकर के बड़ा ऊ हो गया। और इधर हम देखते हैं दयः लगता है। यदि न को बड़ा ऊ से मिला देते हैं तो न में बड़ा ऊ की मात्रा लग जाती है, भानु हो गया, और दयः को मिला देंगे भानुदयः। भानुदय मतलब सूर्योदय, सूर्योदय का पर्यायवाची शब्द है। इस प्रकार हम लोग यह दीर्घ स्वर संधि को जानते हैं। यदि वर्ण निर्धारण नहीं हो तो सबसे पहले हमें अंतिम पहले शब्द का अंतिम वर्ण को निर्धारित करना है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन सी मात्रा है। उसके बाद दूसरे शब्द का पहली मात्रा को देखेंगे। ये दोनों वर्ण को पहले निर्धारित करिए, तब आप ये निर्धारित कर पाएंगे कि यह संधि में कौन सी संधि है, क्योंकि स्वर संधि 5 प्रकार की है। यदि हम दूसरे स्वर संधि की बात करें या स्वर संधि के दूसरे भेद की बात करें तो दूसरा भेद है गुण स्वर संधि। इसका विधायक सूत्र है आद गुणः। यह कहता है अवर्णाद अच्छी पूर्व परियो गुण एकादेश स्यात्, अर्थात अवर्ण से, अवर्ण का अर्थ होता है अ या आ से, अ या आ के बाद यदि कोई असमान स्वर वर्ण अर्थात छोटी या बड़ी आ जाए तो ये दोनों मिलकर के ये वर्ण का निर्माण करते हैं। यदि अ या आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो ये दोनों मिलकर के ओ वर्ण का निर्माण करते हैं। यदि अ या आ के बाद री या बड़ी री की मात्रा आ जाए
तो यह दोनों वर्ण मिलकर के और वर्ण का निर्माण करते हैं। और यदि अ या आ के बाद ली वर्ण आ जाए तो ये दोनों वर्ण मिलकर के अल वर्ण का निर्माण करते हैं। यही गुण संधि हमसे कहता है। अवर्ण से कोई भी यदि असमान स्वर वर्ण आता है तो इसका कोई एक वर्ण और इसमें से कोई आता है तो इसका एक वर्ण मिलकर के क्रमशः ऐसे वर्णों का निर्माण होता है। यदि हम उदाहरण की बात करें तो देखते हैं महाधन ईशः। सबसे पहले हम वर्ण देखेंगे, संधि विधायक वर्ण कौन कौन है। तो महा का आ और ईशः का बड़ी ए, ये दोनों वर्ण संधि में प्रयोग होंगे। अब यहां देखते हैं हम लोग, एक वर्ण है आ और एक वर्ण है बड़ी ए। आ और बड़ी जब भी मिलेगा तो ये वर्ण का निर्माण होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप अपने दिलो दिमाग में बैठा लें। यदि अ या आ के बाद छोटी या बड़ी ये दोनों में से कोई मात्रा आ जाए तो ये वर्ण का निर्माण होता है। अब कैसे शब्द बनेगा, तो महा से ह से जब आ की मात्रा को हम निकालते हैं तो ह आधा होता है। आ और बड़ी ई के मिलने से ये वर्ण का निर्माण होता है और इधर सह शेष बच जाता है। ह को यदि ए से मिला देते हैं तो ह में ए की मात्रा लग जाती है और सह को मिलाने से एक नया शब्द महेशः बन जाता है। यदि हमसे परीक्षा में ये पूछ दिया जाए कि महेशः किस संधि का उदाहरण है, तो हम बोलेंगे कि ये गुण संधि का उदाहरण है। बोर्ड में एक ही प्रश्न को कई तरीके से पूछा जाता है। यदि पूछ दिया जाए आ और ई के मिलने से कौन सा नया वर्ण निर्मित होता है, तो हम आंसर देंगे, उत्तर देंगे कि ए वर्ण का निर्माण होता है। एक अन्य उदाहरण देखते हैं, महाधन उदयः। यदि इसमें संधि विधायक वर्ण की चर्चा की जाए तो महा का सबसे अंतिम वर्ण क्या है, तो आ, और उदय का सबसे प्रारंभिक वर्ण है उ। संधि में हम बता चुके हैं कि पहले शब्द का सबसे अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का सबसे पहला वर्ण, यही दोनों संधि में प्रयोग होते हैं। यदि इन दोनों वर्णों को देखें तो आ और छोटा ऊ या बड़ा ऊ दोनों में से कोई मिले तो एक नया वर्ण ओ बनता है। यदि हम अब संधि करने चलें तो ह से आ को निकालते हैं तो ह होता है आधा, आ और ओ को मिलाने से नया वर्ण ओ बनता है, शेष शब्द हो जाता है दयः। अब हम देखते हैं कि ह व्यंजन वर्ण और ओ स्वर वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण को स्वर से मिला देते हैं। तो इस प्रकार ह को यदि ओ से मिलाते हैं तो म ह में ओ की मात्रा लगा देंगे हो, द और यह दयः, महोदयः, एक नया शब्द बनता है। पूछा जाए महोदयः, सूर्योदयः, सर्वोदयः, सर्वोत्तमः, ये सब किस संधि के उदाहरण हैं, तो जहाँ भी आप देखेंगे कि ये की मात्रा दिखे किसी बीच वाले वर्ण पर या बीच वाले वर्ण पर वो की मात्रा दिख जाए तो आप समझ लेंगे वहाँ गुण संधि है। यहाँ देखते हैं महोदयः, बीच वाले वर्ण में ओ की मात्रा लगी है। यहाँ महेशः में देखते हैं तो बीच वाले वर्ण पर ए की मात्रा है। इसी प्रकार महेश्वरः, सुरेश्वरः, रमेशः, ये सभी गुण संधि के उदाहरण हैं। आइए आज हम लोग इतना ही देखते हैं। पुनः कल हम लोग संधि के नए
पार्ट को देखेंगे। तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो, भवतु मंगलम, शुभ भवतु, सर्वे संतु निरामयाः। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोग रहें। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप अपने कमेंट्स को ज़रूर बताएं कि क्या ये बातें आपको समझ में आती हैं, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। तो इसको यदि सुधार की आवश्यकता हो तो उसके लिए भी कमेंट्स लिखें। ये कमेंट्स हमें बूस्टर का काम करते हैं, ज़रूर हम उसमें इम्प्रूवमेंट करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।